गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहीं से इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक नंबर 3 है उसे कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो यूरोपियन कंपनी थी वो लोगों को इंश्योर कर रही थी कि उनको पूरे साल के लिए सिल्क और कॉटन का जो सप्लाई मिलता रहेगा, लेकिन सप्लाई के लिए उन्होंने कुछ तरीके अपनाए, कुछ वे अपनाए। तो वो वे क्या थे उसके बारे में हम यहाँ पे आज डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस वॉज डन बाय द वेरियस वे। वहां पे बहुत सारे ऐसे तरीके अपनाए गए, ऐसे वे अपनाए गए जिसके द्वारा लोगों को पूरे साल के लिए क्या मिलता रहेगा, सिल्क मिलता रहेगा, कॉटन मिलता रहेगा, सप्लाई नहीं रुकेगी मतलब इसी तरह से। तो सबसे पहला जो पॉइंट ये है, कंपनी एलिमिनेटेड द एक्साइटिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर कनेक्टेड विद द क्लोज ट्रेड्स एंड द एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट कंट्रोल टू वीवर्स। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो लोग वीवर्स से जो कपड़ा वपड़ा बुनते थे लोग, उन लोगों से जो पहले सामान लेते थे, उन्हें बाय करते थे, फिर कंपनी को पहुंचाते थे, मतलब बीच में अपना जो कमीशन था, जो अपना व्यापार चला रहे थे, तो कंपनी ने क्या किया, उन ब्रोकर्स को और ट्रेडर्स को अपने और वीवर्स के बीच में से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, इस चीज को खत्म करके डायरेक्ट किससे कनेक्ट किया, वीवर्स से, कपड़ा बनाने वालों से। अब मतलब उनको ट्रेडर्स के ब्रोकर की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उन्होंने क्या किया, जो व्यापार इनके व्यापार के कारण जो पैसा आता था वो सारा का सारा बेनिफिट कंपनी को मिलने लग गया, और कंपनी ने डायरेक्ट अब किससे कॉन्टैक्ट किया, वीवर से। मतलब अब कंपनी और वीवर के बीच में एक कनेक्शन बन गया, एक रिश्ता बन गया। ठीक है, और उन्होंने अपॉइंटेड टू पेड सर्वेंट सरकार गोमास्ता, गोमास्ता नाम का एक नौकर भी रखा, एक सर्वेंट रखा, एम्प्लॉय भी जिसको बोल सकते हैं, उसे अपॉइंट किया। और जो पेड, जिसको पेड करते थे, मतलब जिसको पैसा देते थे, तो उसका काम क्या था, वो काम क्या करता था, सुपरवाइज द वीवर्स, कलेक्ट द सप्लाईज एंड एग्जाम द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। वो क्या करता था, जो वीवर्स जो लोग होते थे, जो कपड़ा बनाते थे, उनसे वो कपड़ा कलेक्ट करता था, उसकी सप्लाई देखता था कि कपड़ा समय पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे थे। उसके बाद जो कपड़ा आता था उसकी क्वालिटी को भी चेक करता था कि उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी क्वालिटी का कपड़ा वो भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे। मतलब सारा का सारा काम जो वीवर्स करते थे कंपनी के लिए, गोमास्ता जो था उसका सुपरवाइजर करता था, उसकी देख रेख करता था। ठीक है, और जो गोमास्ता था उसको एक और काम भी दिया गया था, इट प्रिवेंटेड कंपनी वीवर्स, वो प्रिवेंट करता था कंपनी वीवर्स को, किन से, ब्रोकर से और ट्रेडर से। वो कहता था कि भाई आपको ने काम करना है, हम आपको लोन देंगे, फॉर एग्जाम्पल फॉर डीलिंग विद द अदर बायर्स बाय द गिविंग द एडवांस। वो क्या करता था कि कंपनी को, उनको वीवर्स को एडवांस पैसा दे देता था। पैसा देने के बाद वो बोलता था कि आप हमसे पैसा लो, हमारे लिए कपड़ा बनाओ और हम ही को दो। मतलब आपको किसी अदर दूसरा बायर्स, मतलब को खरीदार से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी खरीदार को आप कपड़ा बेच नहीं सकते। मतलब एक बाउंड हो गए थे लोग वहां पे लेके। लेकिन जो वीवर्स थे, जितनी कमाई उनको हो रही थी उसमें उनका घर का गुजारा करना तो मुश्किल था। वो चाहते थे कि हम ज्यादा कमाएं, तो उन्होंने क्या किया, नाउ द वीवर्स टू द अर्न मोर सो दे लीज देयर लैंड एंड ओनली डिड वीविंग। अब वो क्या करते थे, जो उनकी जमीनें जो पड़ी थी ना, यहाँ पे खेती बाड़ी होती थी, वहां पे तो काम कर नहीं सकते थे, सिर्फ वो क्या काम करते थे, सारा दिन घर पे बैठ के कपड़ा बुनते थे, और कपड़ा जो है कंपनी को देते थे, कंपनी उनको एक वेज दे देती थी, वेज मतलब उनको एक तनख्वाह दे देती थी। लेकिन अलग से कमाई करने के लिए, बहुत ज्यादा अर्न करने के लिए, जो उनकी जमीनें खाली पड़ी थी, उन्होंने क्या किया, लीज पे दे दी, लीज पे दे दी दूसरे लोगों को, ताकि लोग वहां पे खेती करेंगे और जो उससे बेनिफिट होगा वो भी उनको मिलता रहेगा। लेकिन 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 हुआ क्या, बहुत जल्दी क्या हुआ, जिस सर्वेंट को कंपनी ने अपॉइंट किया था, मतलब गोमास्ता को, उसका गांव वालों के साथ झगड़ा होना शुरू हो गया, क्लैशेस होने शुरू हो गए। वो कैसे, तो यहां पढ़ लेते हैं, इन मैनी विलेजेस क्लैश बिटवीन द गोमास्ता एंड वीवर्स कम अप। हाँ, हुआ क्या, गोमास्ता के आते ही जो गांव वाले थे उनके बीच में क्लैश होना शुरू हो गया। क्यों होना शुरू हो गया, क्योंकि कहीं न कहीं जाके गोमास्ता की विचारधारा जो थी वो गांव वालों की, जो वीवर्स थे, कपड़ा बुनने वाले थे, उनके साथ मैच नहीं करती थी। मतलब उनकी सोच आपस में नहीं मिलती थी। कहीं न कहीं गांव वालों को लग रहा था कि जो गोमास्ता जो कर रहा है वो एक डिक्टेटरशिप कर रहा है, अत्याचार कर रहा है लोगों के ऊपर। एक तो ये रीजन था, और भी रीजन था, द न्यू गोमास्ता वाज आउटसाइड। एक तो गोमास्ता जो था वो आउटसाइडर था, मतलब गांव का आदमी नहीं था, बाहर से उसे हायर किया गया था।
तो जाहिर सी बात है कि उसको गांव वालों के विचारधारा के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और जहां पे हर हमारी विचारधारा को सुनने को ही तैयार ना हो, जहां हमारे विचारों को आगे रखने को तैयार ना हो, तो शायद वहां पे काम करना और उसको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सेम कंडीशन किसके साथ आ रही थी? ब्रिटिश की गोमास्ता के साथ। सो दे हैड नो सोशल कॉन्टैक्ट इन द विलेज। और व्यापार जो था वो डाउन भी होता जा रहा था। क्यों होता जा रहा था? क्योंकि गांव वालों को जो था ना उसका साथ सोशल कॉन्टैक्ट नहीं था। वो जो गोमास्ता जो था वो आउटसाइडर था, और गांव के जो लोगों का कोई आदमी होता तो शायद उनकी बातों को समझता और व्यापार को ऊपर उठाने की कोशिश करता। लेकिन गोमास्ता क्या कर रहा था? वो अपनी ही डिक्टेटरशिप चला रहा था। और एक उसका रीजन ये भी था कि वो बाहर का होने के कारण गांव वालों के साथ उसके संबंध मतलब कॉन्टैक्ट नहीं थे इतने अच्छे। They used to come with the spoils and the beat up weavers if they delivered it. वो क्या करता था? अगर मान लीजिए कंपनी ने उसे अथॉरिटी दे दी काम करवाने के लिए, अगर कोई वीवर्स, कोई कपड़ा बुनने वाला, कोई अपनी डिलीवर्ड मतलब कोई अपना कपड़ा समय पर नहीं पहुंचा पाया, थोड़ा लेट हो गया, तो वो वीवर्स को क्या करता था? मारता था, कूटता था, बहुत ज्यादा पिटाई करता था उनकी। तो इसके कारण जो लोग थे काम के साथ अपनी तनख्वाह पाना चाहते हैं, मार नहीं पाना चाहते किसी तरह की मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं चाहते। तो उन्होंने क्या किया? उनको एक्सप्लॉइट कर रहा था वहां पे जाके। तो उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ हो गए। किसके खिलाफ हो गए? गोमास्ता के खिलाफ हो गए। फॉर वीवर्स, वीवर्स ने क्या किया? वीवर्स के साथ क्या हुआ आगे? एक तो ये रीजन था जिसके कारण जो वीवर्स थे कंपनी से और गोमास्ता से अलग होना चाहते थे। दूसरा क्या था? फॉर वीवर्स नो स्पेस फॉर द बार्गेनिंग इवन द कंपनी प्राइस वर लो। अगर मान लो कल को कोई वीवर्स ये बोलता है कि जितना कपड़ा हम बना रहे हैं, जो वेजेस आप हमें दे रहे हो, उसमें कुछ तनख्वाह हमारी बढ़ा दो, थोड़ा बहुत ऊपर अप डाउन हो जाए, तो ऐसा कोई चांस ही नहीं था। बार्गेनिंग का मतलब कोई मोल भाव का चांस ही नहीं था। तो जो कंपनी जो थी ना वो कहती थी जितना हम आपको प्राइसेस दे रहे हैं उसी प्राइसेस में आपका कपड़ा बिकेगा। और जो कंपनी उनको प्राइसेस दे रही थी कपड़े का वो बहुत ही ज्यादा कम था, जिससे उनका घर का गुजारा चल रहा था, बहुत मुश्किल था। इन मैनी प्लेसेस लाइक कर्नाटक एंड बंगाल, क्या था? कर्नाटक और बंगाल के अंदर बहुत सारे जो वीवर्स थे ना, ऐसे जो दो सिटीज में देखने को मिला। उसमें क्या हुआ? वीवर्स लेफ्ट एंड रिटर्न विलेजेस अदर लैंड दैट फॉर द एग्रीकल्चर। वहां के जो वीवर्स थे इस सब चीजों से बहुत दुखी हो चुके थे और वहां से लेफ्ट कर गए, माइग्रेट करके कहां पे? वापस अपने गांव चले गए, ताकि वहां पे उनको लगा कि इस अत्याचार को सहने से अच्छा कि उन्हें वापस गांव चला जाए। वहां पे जाने के बाद वो क्या करेंगे? अपने गांव में जाने के बाद अपनी जो जमीन है उसमें क्या करेंगे जी? एग्रीकल्चर करेंगे, खेती बाड़ी करना शुरू कर देंगे। मैनचेस्टर्स कम टू इंडिया बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के अंदर जब मैनचेस्टर इंडिया के अंदर आए तो इंडिया का जो व्यापार था, इंपोर्ट था, वो कितना था? 1811 टू 12 तक 33% और 1850 टू 51 तक 3%। इसकी गिरावट का कारण था जहां पे इंपोर्ट 1811 और 12 में 33% था, वहीं पे 1850 और 51 में वो कितना हो गया? 3% हो गया। यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो गिरावट आई व्यापार में, उसका कुछ रीजन होता है। इंडिया का बात क्यों करें, हम हर उस कंट्री की बात करते हैं कि व्यापार के अंदर गिरावट आने का कोई ना कोई स्वाभाविक कारण होता है और व्यापार करने का भी कोई ना कोई कारण होता है। Why did they happening? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या होता है कि व्यापार जो है गिर जाता है या अप एंड डाउन हो जाता है? उसके पीछे दो रीजन होते हैं। कभी भी कोई व्यापार करती है कंट्री तो टू रीजन टू इम्पोर्ट गुड्स का, वो कहते हैं कि अगर किसी चीज का इंपोर्ट कर रही है तो उसके दो रीजन होते हैं। पहला, हमें ऐसी चीज का इंपोर्ट करना चाहिए जो कि नॉट अवेलेबल इन अवर कंट्री, जो हमारी कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं है। मतलब जो चीज हमें नहीं, हमारी कंट्री में है नहीं, उसका इंपोर्ट करो। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब महंगी महंगी चीज जो हमारी कंट्री में बिक रही है भारत के अंदर, ये कहां से आती है? बाहर से आती है। दूसरा, चीपर इन अदर कंट्रीज, और दूसरी ऐसी चीजें जो दूसरी कंट्री में सस्ती हैं उन्हें वहां से लेकर हमारी कंट्री में लाके हम सस्ता बेचेंगे, महंगा बेचेंगे। दूसरी कंट्री में चीजें सस्ती हैं और हमारी कंट्री में लाके उन्हें महंगा बेचेंगे। तो व्यापार करने के ये दो कारण होते हैं, दो वे होते हैं, तरीके होते हैं जिसके कारण हमें व्यापार करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। इंडियन कॉटन टेक्सटाइल वाज चीपर देन इंग्लैंड। इंडिया के अंदर जहां पे कॉटन टेक्सटाइल सस्ता था, वहां पे इंग्लैंड में वो क्या था? बहुत ज्यादा महंगा था, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। इसीलिए इंग्लैंड इंपोर्ट इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। इसलिए क्या करता है? इंग्लैंड जो था वो इंडिया से क्या करता था? इंपोर्ट करता था किस चीज का? कॉटन टेक्सटाइल का। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बहुत समझने वाली है
इंडिया से इंपोर्ट करके इंग्लैंड जो मटेरियल लेता था उससे जो सामान बनाता था वो तो उन्हें सस्ता मतलब पड़ता था बहुत ज्यादा, लेकिन जो कंपनियां इंडिया के टेक्सटाइल कॉटन टेक्सटाइल से टच में नहीं थी, उनके साथ कोई संबंध नहीं था, उनका जो माल था वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा महंगा बिकता था। तो इसके कारण क्या हुआ, जो इंग्लैंड की जो कंपनियां थी वो बेचारी बहुत ज्यादा क्या हो गई, उनको टेंशन होनी शुरू हो गई, वो वरी होनी शुरू हो गई। उनको लगा कि भाई अब हमारा जो है यहाँ पे सर्वाइव करना, इंग्लैंड की जो कंपनियां थी जिनका जो कोई संबंध था किसके साथ, इंडिया के साथ, उनको टेंशन होनी शुरू हो गई कि हमारा व्यापार का क्या बनेगा, हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे। जो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो इंग्लैंड जिनका कॉन्टैक्ट इंडिया की कंपनी कॉटन इंडस्ट्री से नहीं था, वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इंग्लैंड कॉटन इंडस्ट्रीज गॉट वेरी, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। भाई इनको लगा हमारा व्यापार बिकते जा रहा है और जो दूसरी कंपनियां वो इंडिया से सस्ता माल लेके अपना व्यापार चलाई जा रही है। इनका तो किसी तरह से कॉन्टैक्ट था ही नहीं इंडिया की कंपनी के साथ। तो इन्होंने क्या किया, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू ऐड द इंपोर्ट ड्यूटी। इन्होंने वहां की गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया, भाई हमारा तो आप देख नहीं रहे हो, हम आपके देश के लोग हैं, हमारे देश के लोग हमसे गद्दारी करके बाहर से माल खरीद के बेच रहे आप उनके साथ हो, तो आप कुछ ऐसा करो ना कि हमारा माल भी बिके नहीं। तो उन्होंने कहा था कि आप इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब होता है कि बाहर से जो भी माल खरीदा जाएगा वो महंगा होगा या फिर उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। अब इंग्लैंड के जो कंपनियां इंडिया से व्यापार करती थी वो सस्ता माल लेके महंगा बेचती थी कॉटन टेक्सटाइल का, अब उनको वहीं से महंगा मिलेगा तो वो महंगा क्यों खरीदेगी, जाहिर सी बात है। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया के इंपोर्ट जो था कंपनियों का वो घटकर 33% से कितना हो गया था, 3% हो गया था। एक तो रीजन ये था, और दूसरा इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनको कहा कि टू सेल द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन इंडिया, तुम एक काम करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो सामान है जो कि इंडियन कॉटन इंडस्ट्री जो तैयार करती थी उसको जाकर तुम कहाँ बेचो, इंडियन मार्केट के अंदर जाके बेचो, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये मतलब मैन्युफैक्चर जो था फैसला लिया, तो उन्होंने जाके मार्केटिंग के ऊपर अपना एक धावा बोना शुरू कर दिया। इंडियन कॉटन वीवर्स फेस टू प्रॉब्लम्स। जब ये सब कुछ हुआ तो इंडियन वीवर्स जो थे, कपड़ा बुनने वाले जो हाथ दस्तकारी के काम करते थे, उनको बेचारों को दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी, पहली क्या थी, एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स। वहां की जो एक्सपोर्ट मार्केट थी वो तो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी थी, मैंने पहले ही आपको पूरा रीजन बता दिया। दूसरा एक रीजन ये भी था कि इंडियन मार्केट वाज फ्लडेड विद द एमजी के बाद मैन्चेस्टर गुड का मतलब होता है कि मतलब हाथ से बनी, मशीन से बनी चीजें। अब इंडिया की जो मार्केट थी वहां पे फ्लड आ गया था, किसका, मैनचेस्टर गुड्स का, मतलब मशीनी चीजों का। मशीनी चीजें बहुत ज्यादा बिक रही थी, अभी मशीन मेड, क्योंकि वो क्या थी, वो मशीनों द्वारा बनाई जाती थी और मतलब सस्ती भी होती थी, मशीनों द्वारा बनाई जाती थी और लोग उनको खरीदते भी जाते थे, तो डिमांड्स लोगों की बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब देखा गया बाय 1860 वीवर्स फेस्ड ए न्यू प्रॉब्लम। 1860 की बात की जाए तो वीवर्स को, जो बेचारे हाथ दस्तकारी काम करते थे, जो कपड़ा बुनते थे, उन्हें एक और प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ा। वो क्या थी, इन अमेरिका सिविल ब्रोक आउट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम द यूएसए बाय द कट ऑफ ब्रिटेन। इंडिया और अमेरिका दोनों ही इंपोर्ट करते थे ब्रिटेन को, क्या, कॉटन। इंडिया और अमेरिका दोनों ही इंपोर्ट करते थे क्या, कॉटन ब्रिटेन को। लेकिन जब अमेरिका के अंदर सिविल ब्रोक मतलब आपसी स्तर के ऊपर झगड़े शुरू हो गए, तो अमेरिका को का जो स्तर है व्यापार का कहीं न कहीं डाउन होता गया। तो उन्होंने क्या कहा, भी ब्रिटेन वालों को, हम तुम्हें अब आज के बाद तुम्हारे साथ कॉटन का जो है बिजनेस नहीं करेंगे, कॉटन टेक्सटाइल का बिजनेस नहीं करेंगे। अब इंडिया भी इनको कॉटन देता था, अमेरिका भी, तो ब्रिटेन को क्या लगा, अब क्या किया जाए, ब्रिटेन टर्न टू इंडिया। ब्रिटेन ने सोचा कि चलो इंडिया के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया वालों को बोला कि आप ना हमें एक काम करो, रो कॉटन एक्सपोर्ट फॉर द इंडिया, आप हमें कच्चा माल दे दो, कॉटन का कच्चा माल दे दो इंक्रीज। अब क्या हुआ, इंडिया के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो कच्चे कॉटन का एक्सपोर्ट जो था बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा होने लगा। उसका एक रीजन, एक बुरा प्रभाव ये पड़ा था, हुज शॉर्टेज फॉर द रो कॉटन फॉर द इंडियन वीवर्स। और जो बेचारे लोग हाथ से कपड़ा बनाते थे उनके लिए तो कुछ बचता नहीं था कच्चा माल, सारा का सारा कौन ले आते थे, ब्रिटेन वाले ले आते थे और वो कच्चा माल ले आते थे और बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता था किसके लिए, इंडियन वीवर्स के लिए। तो ये उनको बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा। By the end of 19th century, factories began production। और 19वीं शताब्दी के एंड देखा जाए कि 19वीं शताब्दी तक क्या हुआ कि फैक्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी। कहाँ पे, इंडिया के अंदर। इंडियन मार्केट वाज फ्लडेड विद द मशीन गुड्स। अब इंडिया की जो मार्केट थी
वहां पे फैक्ट्रीज आनी शुरू हुई थी, फैक्ट्रीज में बना हुआ माल बिकना शुरू हो गया था, और इंडिया के अंदर मतलब भौचाल कह देते हैं ना कि जब फ्लड आ गया, वैसे मशीनी युग आ गया था। अब आगे यहाँ पे हमारा जो टॉपिक नंबर 3 है खत्म होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कमिंग फैक्ट्रीज की फैक्ट्री किस प्रकार से आई। आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिएगा। बाय।